बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तनसीर ज़ैद। और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी है। अफगान सूरत हाल पर आला अस्करी हुकाम ने अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी है और आर्मी चीफ और DGISI भी इजलास में शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि ख़ित्ते में तब्दीलियों पर गहरी नज़र है। कलअदम दाइश अफगानिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा है। इसके खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से ताउन जारी है। आलमी बरादरी पर जोर दे रहे हैं कि अफगान हुकूमत को तनहा ना छोड़े। इस हवाले से आपको बताएं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास जारी है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना तारिक से। राना तारिक, इजलास के हवाले से मज़ीद बताइएगा। बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमान कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। आला अस्करी हुकाम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दे रहे हैं। अस्करी ज़राए के मुताबिक जो है वो अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद की सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया है कि अभी तक किसी भी मुल्क ने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। आलमी बरादरी के तस्लीम करने पर ही पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा। इसके साथ साथ उनको ये भी कहना था कि दाइश अफगानिस्तान के लिए आज भी बड़ा खतरा है। इसके खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से ताउन हमारा जारी रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। दुश्मन ममालिक इस सारी सूरत का फ़ायदा उठाने के लिए कोशा है, लेकिन हम बार बार आलमी बरादरी पर जोर दे रहे हैं कि वो अफगान हुकूमत को तनहा ना छोड़े। इस हवाले से जो है अरकान दूसरा सेशन जो है कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इस वक्त जारी है। सवाल जवाब का हिस्सा होगा, जिसमें अस्करी क़यादत जो है वो अरकान पार्लियामेंट का जो पार्लिमानी लीडर इस वक्त कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक हैं, उनके सवालात के जवाब भी देगी। जी राना तारिक, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और कानून साजी से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई। जी हाँ, अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की मुलाकात हुई है। तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, मुलाकात का एजेंडा क्या था? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से अब से कुछ देर पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल के ऊपर बातचीत की गई है और पार्लिमानी अमूर के अलावा जो कानून साजी से मुताल्लिक़ हैं अमूर के ऊपर भी बातचीत की गई है। ज़राए बता रहे हैं कि इस मुलाकात में जो साहब का फाटा है उसमें तरक्याती मनसूबे और जो दीगर कानून साजी से मुताल्लिक़ अमूर हैं उनके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इस मुलाकात में कि जो फाटा की अवाम के साथ वादा किया गया था उसको सूबाई और वफाकी हुकूमत पूरा करेगी। सही, शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि तहरीक लब्बैक को कलअदम की लिस्ट से निकालने के मामले पर मुशावरत से जवाब देंगे। हर चीज़ खुफिया है, हुकूमत बताए क्या मुआहदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्लियामान में आकर बताए। इस हवाले से आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है तहरीक लब्बैक को कलअदम की लिस्ट से निकालने के मामले पर मुशावरत से जवाब देंगे। हर चीज़ खुफिया है, हुकूमत बताए क्या मुआहदा किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पार्लियामान में आकर बताए। के बारे में हम बाकायदा अपनी मुशावरत के साथ इसके बारे में बयान जारी करेंगे। हुकूमत बयान दे, पार्लियामेंट में आके बताए कि क्या मुज़ाकरात किए हैं और क्या मुआहदा हुआ है। हर चीज़ खुफिया है, उसका पता नहीं हमें बिल्कुल। अमीर जमात इस्लामी ने पेंडोरा लीक्स और पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मुल्क की दौलत लूटने वालों का एहतसाब करने का मुतालबा किया गया। सिराजुल हक कहते हैं कि पेंडोरा पेपर सामने आए 50 दिन गुजर गए, हुकूमत ने कोई एक्शन ना लेकर मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया है। इस्लामाबाद से इमरान वसीम की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया। अदालत उज़्मा में पनामा लीक्स पिटीशन में ही मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पनामा के साथ पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद के खिलाफ भी तहकीकात की जाएं, मुल्क की दौलत लूटने वालों का एहतसाब किया जाए। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि पेंडोरा पेपर्स में बड़े बड़े पाकिस्तानी शहरियों के नाम सामने आए हैं। पेंडोरा पेपर्स में पनामा लीक्स का तसलसल है। पनामा लीक्स की दरख्वास्त पहले से सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। अदालत पनामा के साथ पेंडोरा पेपर्स की भी तहकीकात कराए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। सिराजुल हक कहते हैं कि पेंडोरा
पिंडोरा पेपर्स सामने आए 50 दिन गुजर गए। हुकूमत ने पिंडोरा पेपर्स पर एक्शन न लेकर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया है। पंडोरा पेपर्स में जो नाम आए हैं उसमें या सरकारी पार्टी के लोग हैं या ईवान में मौजूद बड़ी पार्टियों के लोग हैं, इसलिए सब चाहते हैं कि रात गई और बात गई, सुनी अनसुनी हो जाए और मामला रफा दफा हो जाए। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर से किसी को आने की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक साथ उतरेंगे। पार्टी क़यादत ने तमाम अज़ला और तहसील के पार्टी अहदेदारान को भी टास्क सौंप दिया है। लाहौर से मियां शाहिद नदीम की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेज़ी लाने के लिए नून लीग की हिकमत अमली तैयार। हुकूमत के खिलाफ जारहाना किरदार अदा करने के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ सियासी माहौल को गरमाने के लिए मरियम नवाज पार्टी सदर के हमरा मैदान में होंगी। पार्लिमानी सियासत और इंतखाबी मामलात को शहबाज शरीफ देखेंगे। हुकूमत के खिलाफ मुमकिन तहरीक की तैयारियां जोरों पर हैं। ज़राए ने बताया अवामी सतह पर सियासी माहौल को गरमाने और जारहाना सियासत का किरदार मरियम नवाज अदा करेंगी। मुल्क भर में अवामी सतह पर एहतजाजी जलसे, रोड कारवां या लॉन्ग मार्च हुए तो उनमें मरियम नवाज खिताब करेंगी। महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तमाम इजला और तहसील के पार्टी अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी। अरकान असम्बली और अहदेदारों को अपने अपने इलाकों में महंगाई और बेरोजगारी के इशू पर लोगों को तैयार करने की हिदायत की गई है। हुकूमत के खिलाफ मुतवक्को लॉन्ग मार्च के लिए हर पीपी हल्का से 200 कारकुनों को लाने की भी हिदायत की गई है। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। मज़ीद खबरों में आपको बताएं कि टैक्स वसूल करना रियासत का हक, हर हाल में टैक्स वसूल करेंगे। मशीर ख़जाना शौकत तरीन का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा आइंदा 2 साल में इनकम टैक्स और GST टैक्स के सिवा बाकी तमाम टैक्सेस ख़त्म कर दूंगा। मसनूई ज़हानत के ज़रिए लोगों की आमदनी का अंदाज़ा लगाएंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। स्टेट का हक क्या है कि उसने टैक्स लेना है। तो अगर आपके ख्याल में हम ये नहीं करेंगे तो ये आप भूल जाए, लेकिन आपकी जो वो बात कि आपके साथ मुशावरत होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। तो मतलब ये है कि ये भूल जाएं कि टैक्स नहीं होगा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 टैक्स होंगे, एक इनकम टैक्स होगा और एक कंजम्पशन टैक्स होगा, जिसको आप GST कहते हैं। ये बाकी विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह, टर्नओवर टैक्स वगैरह अगर मेरे होते हुए इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में ये सब खत्म हो जाएगा। हमने अब उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके आपकी इनकम भी एस्टिमेट कर लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब का ट्वीट। लिखा कि आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट की नॉर्मलेसी इंडेक्स के मुताबिक कोविड-19 के बावजूद जिन ममालिक में हालात नॉर्मल हो रहे हैं, पाकिस्तान उनमें सर फहरिस्त है। इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान की मुतवाज़न फैसला साजी और NCOC की जानिब से बेहतरीन अमलदारी को जाता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में चीनी की मुकम्मल स्टॉक को मार्केट में लाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कानून की चाराजोई का फैसला किया गया है, जबकि 15 नवंबर से मुल्क भर में गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का भी फैसला हुआ है। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, इस इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में चीनी की स्टॉक और कीमतों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि इस वक्त मुल्क में वाफिर मकदार में चीनी मौजूद है, मगर सिंध की शुगर मिलों की बंदिश की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। इजलास को बताया गया कि सिंध ने गंदम बहरान में भी वफाक और बाकी सूबों के फैसलों से इख्तलाफ किया था, जिसकी वजह से हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलान है उसमें कहा गया है कि जो इस वक्त जो चीनी का मुकम्मल स्टॉक मार्केट में फरोख्त के लिए लाया जाए, 15 नवंबर से पहले मुल्क में गन्ने की जो क्रशिंग है उसका आगाज किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में अशिया की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान दरामदी अशिया पर इन्हिसार करता है, इसलिए मकामी मार्केट पर असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम ले रही है। एहसास राशन, कामयाब पाकिस्तान, किसान कार्ड, सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम की दीगर स्कीमें
जो गरीब तबके हैं उनको रिलीफ फराहम करने के लिए जारी की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो आवाम के सामने हक़ाइक़ और अदाद शुमार पेश किए जाएँ और मौसर आगाही मुहिम चलाई जाए। कानून के मुताबिक जो ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी में मुर्तकिब अफ़राद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तो नाज़रीन, डेंगू के बढ़ते वार लाहौर के इस हस्पतालों की हालत बेजार। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए सहूलियात का शदीद फुकदान। डेंगू के लिए मुख्तस बेड्स पर 2-2 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। बेड्स की किल्लत के बायस मरीज स्ट्रेचर और व्हील चेयर पर ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों के लिए ड्रिप स्टैंड्स की भी शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। मरीजों को लगी ड्रिप्स को छत से लटका दिया गया। डेंगू काउंटर पर मरीजों के बैठने के लिए जगह तक नहीं बनाई गई। डेंगू के बेशतर मरीज ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। हमारे नुमाइंदे सुलेमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान चौधरी, बताइएगा, अस्पतालों की हालत ज़ार पर हुकूमत कहाँ पर है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो है सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो 2011 के बाद अब 2021 में जो है 10 सालों के बाद डेंगू का शदीद हमला जो है वो गवर्नमेंट की बताई के बाद से पेश आया है। यहाँ पर तकरीबन 15,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 45 जो है अमवात लोगों की वाक़या हो चुकी है। अगर अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे की बात की जाए तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उसके बाद जो उनको CPC के टेस्ट के लिए अपना खून देना पड़ता है, वहाँ पर भी जो है उनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो मरीज ये मराहल तय करने के बाद जब वो इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाता है तो वहाँ पर डॉक्टरों का चेकअप किया जाता है। वहाँ पर भी जो मरीजों का रश है वो देखने आ जाता है। ऐसे मरीज जो जिनकी हालत तशवीनाक होती है उनको मरीजों को दाखिल किया जाता है। दाखिल होने वाले मरीजों के लिए भी ये अजाब जो है वो एक तो नया अजाब जो है उनका इंतजार करना होता है। वहाँ पर जो बिस्तर लगाए गए हैं वो बिस्तरों पर जगह जो है वो इंतहाई कम पड़ी हुई है। एक जो बिस्तर है उस पर 1 से 2 मरीज पड़े हुए हैं। ऐसे जो है ड्रिप्स हैं, ड्रिप्स की अगर बात की जाए तो लोगों ने जो है अपने हाथों में डिस्क पकड़ी हुई हैं। कुछ मरीज जो ऐसे हैं जिनको स्टैंड भी नहीं मिला और उन्हें जो है वो पंखे जहाँ से लटकाए जाते हैं वहाँ पर अपनी ड्रिप जो है वो लटकाई हुई है। ये सर्विसेज हॉस्पिटल के जो मनाजिर है हम हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीज लेटे हुए हैं, स्ट्रेचर पर मरीज लेटे हुए हैं, इसके साथ व्हील चेयर पर मरीज लेटे हुए हैं। और ऐसी ड्रिप जो है वो जो कि ड्रिप स्टैंड के अंदर लगाई जानी थी वहाँ पे 2 से 3 मरीजों की ड्रिप एक स्टैंड पर लगाई गई है। अगर किसी को जगह नहीं मिलती तो उसने अपनी ड्रिप जो हाथ पकड़ी हुई है। अगर किसी को ऐसी जगह नहीं मिलती तो उसने अपनी ड्रिप जो है वो छत से लटकाई हुई है। ये सर्विसेज अस्पताल जो कि लाहौर के सबसे बड़े अस्पतालों में इस्तेमाल है उसके सही, हुकूमत की जानिब से दावे तो बड़े बड़े हैं लेकिन सहूलियात का शदीद फुकदान है। शुक्रिया सुलेमान चौधरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। हम वापस आएंगे। आपको बताएं कि यौम शहदाए जम्मू के मौके पर तहरीक कश्मीर बर्मिंघम ने कश्मीरियों के साथ रवा रखे गए मुजालिम की तस्वीर पोस्टर्स को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से होने वाले एक बड़े मार्च में तकसीम किया। तस्वीर पोस्टर्स को देखकर शुरका हैरान थे कि आज के दौर में भी इंसानों के साथ ये सलूक किया जाता है। इसका मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। के कश्मीर बरतानिया बर्मिंघम ब्रांच का यौम शहदा जम्मू कश्मीर के मौके पर भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले मजालिम के हवाले से अवामी बेदारी पैदा करने के लिए मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बर्मिंघम में होने वाले एक बड़े मार्च के दौरान मकबूजा कश्मीर में होने वाले कत्लेआम के हवाले से सैकड़ों पम्फलेट तकसीम किए गए। इनफरादी तौर पर मुकामी लोगों को आज के दिन की अहमियत को भी उजागर किया गया। Army, out. What do we want? Freedom. What do we want? Freedom. इस मुहिम के इंचार्ज तहरीक कश्मीर बरतानिया के मरकजी जिम्मेदार ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम में कश्मीरी शिरकत करके हजारों लोगों को मसला कश्मीर की तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया फ़हीम कियानी, मोहम्मद गालिब, चौधरी जफर इकबाल, ख्वाजा सुलेमान और दीगर ने कहा कि आज मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। हिंदुस्तानी फौज की जारियत और जम्मू के मुसलमानों का खून जो कि 1947 में बहाया गया आज तक दुनिया से इंसाफ का मुतलाशी है। उनका मजीद कहना था कि हिंदुस्तानी जुल्म बर्बरियत जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ रही है। स्कूल, कॉलेज और तालीमी मराकज बंद करके नौजवानों को गिरफ्तार और कत्ल किया जा रहा है। हम आज के दिन तमाम आलमी इदारों और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि भारत को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर से काबिज फौजियों का इनखला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय कराए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہونے والی COP26 سمٹ گلاسگو کے بعد برطانیہ بھر میں ماحولیاتی ایکٹیوسٹ نے مارچ اور مظاہرے کیے، جس میں انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا۔ لیوٹن میں بھی اسی طرح کا ایک احتجاج ٹاؤن ہال کے باہر کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں چودھری نثار کی رپورٹ۔ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے گلاسگو میں ہونے والی سمٹ COP26 کے بعد برطانیہ کے مختلف شہروں میں مارچ اور مظاہرے ہوئے، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے حکومت فوری توجہ دے۔ اس سلسلے میں مظاہرین کی جانب سے 10 بڑے شہروں کے ہوائی اڈوں کی توسیع کو روکنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ The greenhouse effect and an increase of that 1.5, that 1.5 is so significant, we as a planet will burn otherwise. This is a protest today about climate justice in particular, and we're joining with different protests all around the world, and some really big ones in London and in the cities, and then some smaller ones like this one in Luton, all highlighting this issue of climate justice, which is to do with the fact that the emissions that have caused climate change have come from the richest countries in the world. Invest about 5% of all of the money that's invested in coal, oil and gas projects around the world. So if we stop them investing in that 5%, that's an absolutely massive amount of CO2. And we could do it. It's been done before in this country. Barclays Bank and HSBC are the worst two banks in this country for investing in fossil fuels. مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ آنے والی نسلیں صاف اور شفاف ماحول میں سانس لے سکیں۔ ان مظاہرین کا عوام سے کہنا تھا کہ آپ ان بینکوں سے اپنی بینکاری ختم کر دیں جو ماحولیاتی آلودگی کے کاموں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ چودھری نثار، 92 نیوز، لیوٹن۔ برسٹل کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالانہ مرکزی جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی محبت و عقیدت اور مذہبی جوش و جذبے سے منایا۔ اسی پر دیکھتے ہیں تنویر بخاری کی رپورٹ۔ کہ مسلمانوں نے انتہائی عقیدت، محبت اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس نکالا۔ جلوس جامع مسجد ایسٹرن سے شروع ہوا، جس کی قیادت علامہ صاحبزادہ حسن رضا صدیقی، امام محمد عرفان جلالی، قاری عبد الرحمن رومی، پیر سید وحید شاہ صاحب نے کی۔ شرکاء درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے اور راستے میں آنے والے غیر مسلموں کو پھول اور تحائف پیش کرتے رہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جامع مسجد ایسٹرن پر اختتام پذیر ہوا۔ نماز مغرب ادا کی گئی اور نماز کے بعد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان سے آئے ہوئے مہمان نعت خواں علی رضا نور اور مقامی ثنا خواں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ ایسٹرن وارڈ سے لوکل کاؤنسلر سائمن نے مسلمان کمیونٹی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دی اور شکریہ ادا کیا۔ علماء کرام نے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ امام حسن رضا صدیقی کا کہنا تھا کہ ہمیں اسوہ حسنہ پر چل کر ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ چیئرمین ایسٹرن جامع مسجد عبدالرؤف مالک اور برسٹل کاؤنسل آف ماسک کے راجہ عارف خان نے کامیاب جلوس کے انعقاد پر تمام کمیونٹیز کا شکریہ ادا کیا۔ جشن میلاد ہمیں بنانا چاہیے اور ہر سال بڑھ چڑھ کر بنانا چاہیے۔ آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے میں جشن میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آخر میں درود و سلام اور امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی۔ تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔
کینیڈا کے شہر مسیساگا میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مقررین علماء کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محافل اور کانفرنسز کا انعقاد جاری ہے۔ کینیڈا کے شہر مسیگاسا میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ Some beautiful stories from the Holy Prophet, peace be upon him's life, from his seerah, from his dealings with his community and society. شیخ حماد مصطفیٰ قادری کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ مذہب، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں سب کی قدر کرنا ہوگی، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور یہی پیغام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ Why, my dearest and most beloved messenger, peace be upon him, was merciful, why he was so compassionate, why he was so kind. But no people know that this characteristic and this trait wasn't something the Holy Prophet, peace be upon him, had to work on or achieve or gain. Rather, this was an esteemed تقریب میں ایم پی کلید رشید، ایم پی سلمہ زاہد، شفقت علی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر کامران رشید نے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ جرمنی کے تاریخی اور خوبصورت شہر ہائیڈلبرگ کو شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح علامہ اقبال کی یادگار ورثہ کو دیکھنے کے لیے ہائیڈلبرگ کا رخ کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں۔ جرمنی کے تاریخی اور خوبصورت شہر ہائیڈلبرگ کو شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے۔ عظیم مفکر اور شاعر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال 1907 میں ہائیڈلبرگ میں دریائے نیکر کے سڑک کنارے واقع مکان میں قیام پذیر رہے۔ علامہ اقبال کے قیام گاہ پر سنگ مرمر کی تختی آویزاں ہے، جس پر جلی حروف سے لکھا ہے: پاکستان کے قومی شاعر اور فلاسفر ڈاکٹر محمد اقبال 1907 میں یہاں قیام پذیر رہے۔ علامہ اقبال کے اس رہائش گاہ کو شہر کی پارلیمنٹ 1969 میں ایک یادگار ورثہ قرار دے چکی ہے۔ مفکر پاکستان نے دریائے نیکر کے رومان پرور کناروں پر بیٹھ کر نظم ایک شام لکھی تھی، جس کا جرمن زبان میں ترجمہ کر کے اس کو یادگاری کتبے پر لکھ کر وہیں پر نصب کیا گیا ہے۔ ہائیڈلبرگ رومانویت کے لحاظ سے بہت مانا جانا جاتا ہے اور دنیا بھر سے یہاں پہ لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ شہر ایک اور مقصد کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال یہاں پہ رہتے تھے، اور میرا گزرا ہوا ہر دن یہاں مجھے یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے قومی شاعر یہاں پہ رہے اور ہمیں بھی ان کی طرح زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے۔ اس دریا کی قریبی سڑک کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کر کے اقبال کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ سڑک اقبال اوفر عرف عام میں اقبال اسٹریٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اقبال اوفر کی تختی پر لکھا ہے: علامہ اقبال نے جرمن فلسفیوں، شاعروں، ادیبوں اور معیشت دانوں کا گہرا مطالعہ کیا، اور اس کی جھلک ان کی فارسی شاعری میں خاص طور پر جھلکتی ہے۔ ہائیڈلبرگ ایک حسین اور پرسکون شہر ہے۔ علامہ نے یوں ہی تو نہیں اسے شہر خوبصورت خواب کہا تھا۔ علامہ اقبال کو جرمن زبان پر عبور حاصل تھا۔ علامہ اقبال نے میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال نے جرمن ادیبوں، شاعروں اور ان کے معیشت دانوں کا گہرائی سے تجزیہ کیا، جو کہ ان کی فارسی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ مرزا روہیل بیگ، 92 نیوز، ہائیڈلبرگ، جرمنی۔ سعودی عرب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور معروف سماجی شخصیت چودھری اختر گجر کی جانب سے مسلم لیگ نون اور پاک میڈیا فورم کے عہدیداران اور ممبران کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ ریاض سے عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔
सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी अख्तर गुज्जर की जानिब से मुस्लिम लीग नून और पाक मीडिया फोरम के अरकान के एजाज में अशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी अख्तर गुज्जर का कहना था कि अहलियान रियाद गुलदस्ते की मानंद हैं, जिन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ देकर दियारे गैर में अपनी एक अलग पहचान बनाई और मुल्क का नाम रोशन किया। चौधरी अख्तर और दीगर का कहना था कि यहाँ तमाम सियासी जमातें अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात करती हैं और इसमें अपना किरदार अदा करने के लिए पेश रहती हैं, जबकि पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भी हमेशा मज़बत सहाफ़त के जरिए कम्युनिटी सरगर्मियों को उजागर किया है। अशाइये में शरीक अफराद का कहना था कि कोविड-19 के बाद सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं, जिसमें सऊदी क़यादत के दानिशमंदाना फैसलों की बदौलत मज़ीद हालात बेहतर हो रहे हैं। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद। उधर न्यूयॉर्क में ख़वातीन के हकूक़ और इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमरीकी काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फलाही कामों में सरगर्म अमल इस्लामिक रिलीफ UHS ने मुश्तरका तौर पर लिटिल पाकिस्तान के नाम से मशहूर इलाके में डे ऑफ डिग्निटी का इनेकाद किया। खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क में ख़वातीन की हुकूक और इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमरीकी काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वीमेन और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फलाही कामों में सरगर्म अमल इस्लामिक रिलीफ USA ने मुश्तरका तौर पर लिटिल पाकिस्तान के नाम से मशहूर इलाके में डे ऑफ डिग्निटी का इनेकाद किया। इस्लामिक रिलीफ और ECMW के ज़ेर एहतमाम ये दूसरा सालाना योम वकार था। ECMW के सरबराह बाजारोही और उनकी टीम ने मेहनत के साथ इवेंट का इंतजाम किया। इस मौका पर इस्लामिक रिलीफ के नुमाइंदे सईद रज़ाक भी मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान काउंसलेट के डिप्टी काउंसल जनरल नवाब आदिल खान मेहमान खुसूसी थे। डे ऑफ डिग्निटी के दौरान ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद में गर्म कपड़े, कंबल, जैकेट्स, हाइजीन और दीगर ज़रूरी अशिया के अलावा बच्चों में स्कूल सप्लाई, फल और सब्जियां भी तकसीम किए गए। शुरका के लिए गर्म और ताज़ा खानों का भी बंदोबस्त था। तकरीबन 400 अफराद को दिन की मुनासबत से इज्जत व वकार के साथ खिदमत फराहम की गई। We're here to serve an amazing population of people here in Brooklyn, New York. And the American Council for Minority Women, they have put together some amazing resources along with Islamic Relief. Today we're giving back things like hygiene kits, school kits, we're giving back blankets, we're giving back resources, medical resources to a community that very much deserves it. पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियात ने भी दिन भर जारी रहने वाले योम वकार में शिरकत की और इज्जत के साथ लोगों की खिदमत करने पर अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वीमेन और इस्लामिक रिलीफ USA को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब का इलाका एज ऑफ द वर्ल्ड तफरीही मकामात में से अहम तरीन जगह है, जहाँ ऊंचे पहाड़ों से तहद्दे निगाह सहराई इलाका दिलकश मंजर पेश करता है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए भी पहुँचती है। इस दिलकश इलाके की सैर करवा रहे हैं उमैर अली अपनी इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से 100 किलोमीटर फासले पर वाक़े एज ऑफ द वर्ल्ड का 30 किलोमीटर का सफ़र कच्चे रास्ते पर मुश्तमिल है, जो कि इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों और मुश्किल तरीन गहराइयों पर मुहित है। यहाँ एडवेंचर के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद कच्चे और मुश्किल तरीन रास्तों से गाड़ियों को गुजारते हैं। नाहमवार रास्तों के इस सफ़र में एक गार भी सयाहों की दिलचस्पी का बायस बनती है। इस गार को गारे रशीद कहा जाता है। एज ऑफ द वर्ल्ड सतह जमीन से 305 मीटर ऊंचाई पर वाक़े है। यहाँ पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद पहुँचती है और यहाँ के कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ यहाँ बारबेक्यू और दीगर तफरीही सरगर्मियों से मजा दोबाला करते हैं। We just came here to show the sunset and also the landscape. It has been nice and well, this is not a usual landscape we can find in Europe or in any other size of the or part of the world, so that is a really beautiful place. Really very beautiful place in Saudi Arabia. खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पे हर तरफ माउंटेन है और सहरा दूर दूर तक सहरा ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमने बारबेक्यू किया है, समोसे बनाए हैं, तो हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा ऑफ रोड एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत अच्छी आजकल मौसम यहाँ पे बहुत इंजॉय करने वाला है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह गार के अंदर जाकर इस हैरत अंगेज मुकाम से महजूज होते हैं, जबकि एज ऑफ द वर्ल्ड के मुकाम की दिलकशी और उसके सुरमई रंग के पहाड़ी सिलसिले के आगे वसीओ अरीज सहराई इलाके का मंजर भी दीदनी है। एज ऑफ द वर्ल्ड के मुकाम से गुरूब आफ्ताब का मंजर इंतहाई दिलफरेब दिखाई देता है और लोग ये मंजर देखने के लिए सूरज ढलने का इंतजार करते हैं।
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بتمام ماردین شہر کا دورہ کیا اور پروفیسر ڈاکٹر وصال ارگلو ڈیم اور بتمام شہر میں 1 ملین لیرہ کی لاگت سے تیار ہونے والے بتمام ٹریننگ اینڈ ریسرچ ہسپتال سمیت فیکٹریز اور سٹی اسٹیڈیم کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عطا اللہ کی مدد ہماری قوم کی حمایت اور مظلوموں کی دعاؤں سے ترکی 2023 میں مزید ترقی کرے گا۔ کرت پوری تاریخ میں عبد الحمید کے لیے ترستے رہے۔ جمہوریہ کے جب باوے کردار یعنی انہی کردوں کا باپ کہا جاتا تھا اور انہیں کالعدم تصور کیا جاتا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترکی ایسا ملک ہے جہاں کرد موسیقی سننا ہے اور آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں صدر کا استقبال کرد موسیقی سے کیا جاتا ہے۔ سو ڈیم دنیا کے سب سے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے اور مختلف ہے۔ بتان اسکول میں صحت کی سہولتوں اور لوگوں کی خدمت کے لیے کھول دی گئی ہے، جس میں ٹریننگ اینڈ ریسرچ ہسپتال کے ساتھ اپنے معالجین کو تربیت بھی دے گا۔ لوگوں نے صدر کا تاریخی استقبال کیا۔ عاطف بٹ، 92 نیوز، ترکی۔ ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے اہم کردار ترگت اور بامسی آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں، جنہوں نے حالیہ دنوں کراچی میں مختلف شخصیات سمیت گورنمنٹ آفیشل سے ملاقاتیں کیں۔ کراچی میں ترکش ایمبیسی کے سفیر تولگا اوجک کی طرف سے ایک باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترکش اداکاروں کو عشائیہ دیا گیا۔ انہوں نے مختلف شخصیات گورنر پنجاب اور وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانیز کمیشن سید طارق محمود الحسن سے ملاقات کی۔ وائس چیئرپرسن کا کہنا تھا کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات صدیوں پرانے ہیں اور ہمیں آج آپ لوگوں کو اپنے درمیان موجود دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی، جس پر ترگت اور بامسی نے پاکستان سے ملنے والی محبت پر وائس چیئرپرسن سے اظہار تشکر کیا اور انہیں ترکی آنے کی دعوت بھی دی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے 11ویں سالانہ ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی کا افتتاح کر دیا، جس میں 1935 سے لے کر مختلف قسم کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز حصہ لے رہی ہیں، جبکہ پہلی مرتبہ خواتین ٹیم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کراچی سے کرن خان کی یہ رپورٹ اس بارے میں ہے۔ کراچی میں ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی 1935 سے لے کر مختلف ماڈلز کی چمچماتی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز نے اہل ذوق کی توجہ حاصل کر لی۔ کراچی سے پشاور تک ہر سال نکالے جانے والی ریلی کا افتتاح گورنر ہاؤس میں عمران اسماعیل نے کیا۔ بولے ایسے ایونٹ سے پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ یہ لوگ جو یہاں سے پشاور تک کا سفر کرتے ہیں یہ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں، جو دنیا بھر میں ان کی امیجز، ان کی فوٹیج اور ان کی جو کاوشیں ہیں یہ جب جاتی ہیں تو ایک بہت اچھا امیج پاکستان کا ابھرتا ہے۔ ریلی کے شرکا نے بھی ایونٹ کو شاندار قرار دیا۔ بولے ایسی سرگرمیاں خوشگوار ہوا کے جھونکے کی مانند ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ اس بار ریلی میں خواتین ٹیم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں جہاں پہ فیملیز انوالوڈ ہیں اور پورے پاکستان کی سیر کر رہی ہیں کھلی گاڑیوں میں بغیر سیکیورٹی کے۔ اس سے ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا اچھا امیج جاتا ہے پوری دنیا کو۔ کلاسک کارز کافی پرانی بٹ بہت ویل مینٹینڈ ہیں۔ اس میں سب ڈرائیور جو ہیں وہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں اور ساری فیملیز بھی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بچے، اور اس بار لیڈیز کی بھی پارٹیسپیشن ہے۔ لیڈیز کی ڈرائیونگ ٹیم ہے جو آل دا وے یہاں سے کراچی سے پشاور تک ڈرائیو کریں گی۔ ریلی میں پرانے ماڈل کی فاکسی، جیگوار، نسان اور مختلف گاڑیوں کے علاوہ موٹر بائکس بھی شامل تھیں۔ کیمرامین اسماعیل اختر کے ساتھ کرن خان، 92 نیوز، کراچی۔ لاہور میں جاری تیسرے پیسز مقابلے اختتام پذیر ہو گئے۔ پل اپس کے مقابلوں میں پاکستان اور سری لنکن کھلاڑیوں نے 967 پل اپس لگا کر پیسز کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ فیصل رضا خان کی رپورٹ دیکھیے۔ فوج کے زیر اہتمام جسمانی پھرتی لڑاکا مہارتوں کے تیسرے بین الاقوامی مقابلے اختتام پذیر۔ چیمپئن شپ میں عراق، اردن اور متحدہ عرب امارات سمیت 6 ممالک کے 100 سے زائد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ پاک آرمی کی 9 ٹیموں نے بھی مقابلوں میں حصہ لیا۔ ISPR کے مطابق بین الاقوامی ٹیموں میں سری لنکا نے طلائی تمغہ جیت لیا۔ متحدہ عرب امارات اور ازبکستان نے چاندی، جبکہ فلسطین، اردن اور عراق نے مشترکہ طور پر کانسی کا تمغہ جیتا۔ مقامی ٹیموں کی کیٹیگری میں دفاعی چیمپئنز انجینئرز ریجیمنٹل سینٹر نے طلائی تمغہ جیتا۔
पुल अप्स के मुकाबलों में श्रीलंका के कॉर्पोरल डिसा नाइके और पाक फौज के इंजीनियर सेंटर के सैपर अमजद ने 967 पुल अप से पेसेस का नया रिकॉर्ड बनाया। दोनों खिलाड़ियों ने तलाई तमगा हासिल किया। श्रीलंका के कॉर्पोरल डिसा नाइके और पाक फौज के इंजीनियर सेंटर के सैपर शहजाद ने सिटअप्स में तलाई तमगा जीता। 3.2 किलोमीटर दौड़ की इनफरादी कैटेगरी पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के नाम रही। पुशअप्स के मुकाबलों में भी श्रीलंकन खिलाड़ी और पाक फौज इंजीनियर सेंटर्स के सैपर इरफान मुश्तरका तौर पर फाते रहे। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज ने जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। लाहौर में तीसरे बैनुल अक़वामी पेसेस मुकाबलों की कामयाब तकमील दुनिया को ये पैगाम है कि पाकिस्तान एक पुरअमन और खेलों के लिए इंतहाई महफूज मुल्क है।